गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और पार्ट 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके जो है कुछ प्रश्न जो पहले वीडियो के अंदर आपको समझाए जा चुके हैं, अब जो है बाकी कुछ प्रश्न इसमें समझाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे? आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर जो हैं इस प्रकार से हैं। ध्यान दीजिए। देश के विभाजन से पूर्व यह निश्चित हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों का विभाजन किया जाएगा। यानी कि पहले जो है आजादी से पहले पूरा भारत एक था, लेकिन यह निश्चित हुआ कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा उसके बाद से एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, मतलब दो देश अलग अलग बनेंगे। और उस विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बताया गया, और वो विभाजन जो होगा जनसंख्या के आधार पर होगा। जहां मुसलमानों की ज्यादा जनसंख्या होगी वो पाकिस्तान बनेगा, और जहां हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा होगी वो हिंदुस्तान बनेगा। मुस्लिम बहुसंख्या वाले इलाकों को पाकिस्तान और गैर मुस्लिम बहुसंख्या वाले इलाकों को भारत में शामिल किया जाएगा। जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा, और जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम जनसंख्या नहीं है वो जो है भारत के अंदर शामिल किया जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि भारत में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जो मुस्लिम बहुसंख्या वाला हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जो उस टाइम पे जो है भारत के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहां पर मुसलमानों की ज्यादा जनसंख्या हो। अतः ऐसे दो इलाके पूर्व और पश्चिम में थे, लेकिन दो इलाके थे जो एक पूर्व में लगता था और एक पश्चिम में लगता था। दोनों इलाकों के बीच भौगोलिक दूरी होने के कारण ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि इन दोनों क्षेत्रों को जोड़कर एक पाकिस्तान बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इनके बीच काफी ज्यादा दूरी थी, और दोनों को ऐसा कोई भी इलाका नहीं था कि दोनों की जनसंख्या जो है एक जगह इकट्ठी की जाए, यानी कि दोनों की जनसंख्या को इकट्ठा किया जाए। अतः दोनों पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनाने का निर्णय लिया गया। अंत में यह डिसीजन लिया गया कि जो पश्चिम की तरफ ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी पाकिस्तान, और जो पूर्व की तरफ ज्यादा जनसंख्या वाला मुस्लिम समुदाय वाला है वो जो है पूर्वी पाकिस्तान बनाया जाएगा, और इनके बीच का जो इलाका होगा वो भारत होगा या भारत कहलाएगा। दूसरी समस्या क्या थी? पूर्वी और पश्चिम इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से एक और अंतर यह था कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि जो मुस्लिम कई इलाके ऐसे थे जहां पर मान लीजिए मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, तो वो जो है पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे खान अब्दुल गफार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। जो सीमा प्रांत इलाका था जो आज पाकिस्तान के अंदर है वो जो है मतलब पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। यानी कि जो वो वहां का जो नेता था जो आपका अब्दुल गफार खान, वो जो है भारत को विभाजित नहीं होने देना चाहता था। वो दो राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ था। फिर भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। लेकिन जो इतना होने के बाद भी जो है इस इलाके को अब्दुल गफार खां से बगैर पूछे ही जो है उस इलाके को जो है पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम थी। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, उसकी मुख्य सिफारिश क्या थी? स्वतंत्रता के पूर्व प्रांतों का गठन अस्त व्यस्त ढंग से किया गया था। यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पर हमारे जो प्रांत थे उनका जो गठन जो है अच्छी प्रकार से नहीं किया गया था। यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा थी। इसलिए कांग्रेस ने स्वतंत्रता के दौरान यह वायदा किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। तो अंग्रेजों के टाइम में जो है अंग्रेज जहां पर अपना फायदा देखते थे उसके हिसाब से जो अपना काम करते थे।
जो हमारे प्रांतों का गठन था वो अच्छी तरह नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोगों से ये वायदा किया था, अगर हम जीत जाते हैं, हमारी सरकार आ जाती है, सत्ता में हम आ जाते हैं, तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संघ की इकाइयों को पुनर्गठन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। जैसे ही हमारा देश आजाद होगा, उसके बाद जो है भारतीय संघ की इकाइयों को दोबारा से गठित करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सिफारिश की। तो इस समिति ने क्या किया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना सही नहीं है, मतलब इसका विरोध किया। लेकिन भारत के कई हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन बाद में क्या होगा कि भाषा के आधार पर जो आंदोलन, लोगों ने जो आंदोलन कर दिया कि हमें जो है हमारे जो राज्य का निर्माण जो है भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। या कहिए कि देश में भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। या जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों की डिमांड के लिए जो है लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो इनसे दुखी होकर या इनके संघर्ष से दुखी होकर राज्य सरकार ने जो है क्या किया कि 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग यानी राज्य का दोबारा से निर्माण के लिए जो एक आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। तो इसका जो काम था मुख्य है वो जो है राज्यों की जो सीमाएं हैं उसके ऊपर विचार करना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि सीमाओं का निर्माण वहां बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। तो इस आयोग ने यह कहा कि जो सीमाएं हैं वो निश्चित जो है वहां पर बोली जाने वाली भाषाओं के अनुसार ही होनी चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए। तो उस टाइम पर जो है 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और बाद में कई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ही किया गया। और बाद में भी जो है जैसे 1966 के अंदर हरियाणा राज्य का निर्माण भी जो है भाषा के आधार पर ही किया गया। तो बाद में भी जो है कई राज्यों का जो निर्माण हुआ, पुनर्गठन हुआ, वो भाषा के आधार पर होता रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माण के राजनीतिक पहलू में राज्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी राष्ट्र निर्माण में राज्य की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र निर्माण में जो है राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य ही राष्ट्र को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य ही जो है राष्ट्र को राजनीतिक सुरक्षा देता है और राजनीतिक स्थिरता, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। और राज्य के द्वारा ही जो है राष्ट्र के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है, राजनीतिक स्थिरता स्थापित की जा सकती है और जो प्रशासन व्यवस्था की जो है वो स्थापित किया जा सकता है। बिना राजनीतिक स्थिरता के कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता। जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी उस टाइम तक जो है कोई भी देश अपना अच्छी तरह से विकास नहीं कर सकता। राज्य नागरिकों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। राज्य लोगों को राजनीतिक अधिकार देता है, जिसकी वजह से लोग जो है राजनीतिक कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं मजबूत होती है और जिसकी वजह से लोग जो है राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम की भावना व्यक्त करते हैं या उनकी जो भावना है देशभक्ति की वो मजबूत होती है। राज्य द्वारा नागरिकों को मतदान करने, राज्य नागरिकों को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार तथा राजनीतिक संगठन बनाने के अधिकार प्रदान करता है। यानी कि इस प्रकार के सारे अधिकार राज्य के द्वारा ही जो है लोगों को दिए जाते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी होती है और आज के समय के अंदर जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इस टाइम पर तो जो है सभी लोगों को जो है मतलब नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी मिलती है, राजनीतिक कार्यों में भागीदारी मिलती है और देश का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चला जाता है। आज जो है जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उन देशों के अंदर जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वही जो है देश का शासन चलाते हैं। अतः राज्य देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था मतलब बनाता है और जो है ये
राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राज्य की जो है राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका है, इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। इसके बाद देखिए, भारत विभाजन के अच्छे परिणाम क्या हुए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश का विभाजन जो 1947 के में हुआ था, उस टाइम पर जब भारत का विभाजन हुआ तो इसके अच्छे क्या परिणाम निकले। ध्यान दीजिए, भारत विभाजन के जो अच्छे परिणाम है वे इस प्रकार हैं। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार का गठन किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जो है उसमें शामिल हो गई। यह प्रशासन में रुकावटें पैदा करने पर उतारू थी। तो जो मुस्लिम लीग थी वे जो कार्यकलाप उनके अंदर जो है रुकावटें पैदा कर रही थी, परंतु विभाजन के बाद प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता था। लेकिन देश का विभाजन होने के बाद जो है लीग उसके अंदर जो है किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, जिससे देश का शासन अच्छी प्रकार से चल सकता था। विभाजन के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखना आसान हो गया। यानी कि विभाजन के बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर हो गई और कांग्रेस भारत के अंदर हो गई, और प्रशासन को अच्छी प्रकार से चलाया जा सकता था, क्योंकि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की संभावना लगभग समाप्त हो गई। क्योंकि मुस्लिम लीग अगर भारत के अंदर होती तो हिंदू मुसलमानों के और ज्यादा झगड़े बढ़ने की संभावना बढ़ सकती थी, लेकिन जो है मुस्लिम लीग पाकिस्तान में होने की वजह से जो है हिंदू मुस्लिम झगड़ों की संभावनाएं कम हो गई। भारतीय विभाजन के बाद पाकिस्तान व हिंदुस्तान दोनों राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की समान रूप से रक्षा की जा सकती थी। यानी कि भारत में विभाजन के बाद जो भारत में भी पाकिस्तान में भी जिनकी जनसंख्या कम है, उनके हितों की अच्छी प्रकार से सरकारें रक्षा कर सकती थी। तो इस तरह से जो है ये भारत के विभाजन के अच्छे परिणाम है। इसी तरह देखिए, भारत विभाजन के बुरे परिणाम। भारत विभाजन से क्या बुरे परिणाम निकले। भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ, यानी धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, जिससे भारत की सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचा। इससे भारत की जो सामाजिक एकता है उसको हानि पहुंची, उसको चोट पहुंची। भारत विभाजन राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर धर्म के आधार पर किया गया। भारत का विभाजन जो है राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि धर्म के आधार पर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने लोगों में एकता व अपनेपन की भावना विकसित नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो है लोगों के मन के अंदर एकता की भावना नहीं बन पाई, क्योंकि उस टाइम पर भी जो काफी हिंदू वहां पर थे। भारत विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम उपद्रव उठ खड़े। यानी कि जैसे भारत के विभाजन की बात हुई तो जो हिंदू मुस्लिम इलाके थे वहां पर जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जिससे हजारों लोगों की जाने गई, जिसकी वजह से हजारों लोग, निर्दोष लोग मारे गए। विभाजन के कारण दोनों देशों को शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। तो विभाजन की वजह से जो दोनों देशों के अंदर जो एक से दूसरे देश के अंदर शरणार्थी गए, उनको दोबारा से बसाने की जो प्रॉब्लम सामने आई, यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद देखिए, भारत के विभाजन में सबसे अधिक कठिनाई अल्पसंख्यकों से संबंधित थी। वर्णन कीजिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, परंतु साथ ही कठिनाइयों और कष्टों का काल भी आरंभ हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सी कठिनाइयों को लेकर आया, बहुत से कष्टों को साथ में लेकर आया। देश के विभाजन से भारत और पाकिस्तान में दंगे, हत्याएं और लूटमार का एक भयंकर और दौर प्रारंभ हो गया। यानी कि बहुत ज्यादा भयंकर घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, नरसंहार की घटनाएं जो है बहुत ज्यादा घटने लगी। भारत को विरासत में मिला बिखरा हुआ देश। भारत को जो विरासत में मिला था एक बिखरा देश मिला। लाखों की संख्या में शरणार्थी और लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भारत में शरणार्थी आए। जर्जर अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था जो बहुत ज्यादा खराब मिली। राजनीतिक अस्थिरता और देश के अंदर उस टाइम पर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। अज्ञात भारत के भावी ढांचे का स्वरूप, यानी भारत के ढांचे का स्वरूप कैसा होगा इस बात की भी पूरी जानकारी नहीं थी। और अनेक समस्याएं, इसके साथ साथ बहुत सी समस्याएं जो है भारत को विरासत में मिली जब देश आजाद हुआ। परंतु सबसे बड़ी और अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। लेकिन इतना होने के बाद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे, यानी कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक थे, हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक थे।
एक तरफ मुस्लिम तो दूसरी तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम दूसरी तरफ हिंदू अल्पसंख्यक। विभाजन ने लोगों को उनके घर में ही अजनबी बना दिया। विभाजन की वजह से वे अपने घर के अंदर ही अजनबी हो गए। विभाजन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। जैसे विभाजन की बातचीत चली, जो जहां पर अल्पसंख्यक है वहां पर जो है मतलब उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके ऊपर मतलब झगड़े शुरू कर दिए, दंगे होने लगे और जान बचाने के लिए लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। जान बचाने के लिए हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी अपना जो है देश छोड़ना पड़ा। स्वाभाविक रूप से जनसंख्या परिवर्तन से भयंकर रक्तपात। वास्तविकता यह है कि जो जनसंख्या का बदलाव हुआ, हिंदू लोग जो हम भारत में आए जो पाकिस्तान में थे, और जो मुस्लिम जो भारत में थे वे पाकिस्तान में गए, जिसकी वजह से जो है रक्तपात हुआ, खून खराबा हुआ और सांप्रदायिक दंगे हुए, धर्म के नाम पर दंगे हुए, सामूहिक हत्याएं हुई, लूटपाट हुई, हजारों घटनाएं हुई। यानी इस प्रकार की बहुत ज्यादा घटनाएं हुई, हजारों लोग मारे गए तथा करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई और बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे खराब हुए, संपत्ति नष्ट हुई लोगों की। अतः स्पष्ट है कि भारतीय विभाजन में सबसे अधिक कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। तो इन सब बातों से सब जानकारी मिलती है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो अल्पसंख्यकों की थी। तो बच्चों, आज आपको जो है चैप्टर फर्स्ट के 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपने ढंग से समझने हैं और याद करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।